हेलो, नमस्कार। अ, मैं विद्यांशु शेखर झा। अ, यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2024 से मेरी 59th रैंक आई है और इससे पहले यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा 2023 में मेरी 5th रैंक आई थी। अभी मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ और यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझे दैनिक सर्विस तब अलॉट हुई थी। तो आज अभी हम यूपीएससी टाइम के थ्रू जो भी एड्रेस क्वेरीज हैं वो सब देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे-कैसे तैयारी कर सकते हैं कैंडिडेट्स के मन में जो भी डाउट है वो सब। तो कमेंट्स में जो भी क्वेश्चन है वो एक-एक करके मैं एड्रेस कर दूँगा पहले। पहले मैं अपनी जर्नी और अपने तरफ से जो भी मुझे बताना है मैं वो बताता हूँ। सो हुँ, सो हाँ, सो मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2017 में ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू की इस एग्ज़ाम को लेके। सबसे पहले अटेम्प्ट दिया, अच्छे से पढ़ाई की, काफ़ी उम्मीद थी कि चलो प्रीलिम्स हो जाएगा। वो प्रीलिम्स मेरे 2 नंबर से नहीं निकला, सबसे पहले। उसके बाद फिर अगले साल लगा चलो पिछली बार ज़रा-सा से रह गया था, तैयारी तो अच्छी है ही, शायद इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा। उस बार प्रीलिम्स 0.67 मार्क्स से छूटा। काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी अपसेट सा फ़ील हुआ, 1-2 महीने डिप्रेशन में भी रहा। उसके बाद थर्ड टाइम जब लगा कि चलो ठीक है 2 नंबर 0.67 इस बार तो क्लियर कर ही लूँगा। तब जाकर प्रीलिम्स 0.67 से फिर 1 नंबर से छूटा है। तो अ, तो ये मतलब कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहा कि 2 नंबर 0.67 1 नंबर और उसके बाद जब 2022 का एग्ज़ाम आया तब ऐसा लगा कि यार अब मेरे बस का नहीं है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मेरा नहीं होने जा रहा। तो उस साल जाके ऐसा निकला कि सिविल सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दोनों का कट ऑफ क्लियर हो गया। जिनको नहीं पता हो सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों की प्रीलिम्स कॉमन होती है। यूपीएससी आपसे पूछते हैं कि आप कौन से एग्ज़ाम को के लिए कंसिडर कर रहे हो, या सिविल सर्विस है या फॉरेस्ट है या दोनों है। तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉरेस्ट की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है, 15-20 नंबर ऊपर जाती है। तो 2022 में दोनों का कट ऑफ क्लियर हुआ, मैंने दोनों के मेंस लिखे फिर और दोनों का इंटरव्यू दिया। सिविल सर्विस में मुझे दैनिक से अलॉट हुआ था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस उस साल 8 नंबर से सिलेक्शन छूटा था क्योंकि ऑप्शनल में थोड़े कम मार्क्स थे। फिर 2023 में फिर से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ क्लियर हुआ, इस बार उस पे अच्छे से मैंने फ़ोकस किया और मेरी 5th रैंक आई और अभी 2024 में फाइनली सिविल सर्विस में 59th रैंक आई है, तो आईएएस अलॉट होगा। सो ये मेरी जर्नी थी। अब स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं शुरू से, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, मेंस की कैसी होनी चाहिए, फिर एक-एक करके कमेंट के क्वेश्चन को भी एड्रेस कर लेंगे। सो स्ट्रैटेजी की बात आती है तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं और स्पेशली अब प्रीलिम्स 1 महीने से भी कम का टाइम रह गया, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते रह गए, तो स्ट्रैटेजी का देख लेते हैं। सो सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रैटेजी, जिससे जो पहले के भी अटेम्प्ट में मैं ये था कि अ, पहले के अटेम्प्ट में भी ऐसा था कि 1-2 नंबर से ही मेरा छूट रहा था, तो ऑलमोस्ट आई वाज़ एज़ गुड एज़ क्लियरिंग कट ऑफ, 1-2 नंबर की ही बात रह गई थी। सो पहले उस स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लेते हैं। सो मैंने क्या किया था, वही बेसिक चीज़ें थी। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम कर रहे हैं, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत कर रहे हैं, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी कर रहे हैं और उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स में मेरे पास मृणाल सर के वो वीडियोज़ और नोट्स थे। एनवायरनमेंट में शंकर आईएएस की बुक थी। ये बेसिक मटेरियल थे मेरे। सेकंडली ऐसा था कि मेरे पास चूँकि बहुत टाइम नहीं होता था खुद के पढ़ाई के लिए, पूरे टाइम कोचिंग, ऑप्शनल वगैरह-वगैरह, तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर इतना कर नहीं पाता था। तो मोस्टली वो कोचिंग की पीटी 365 विजन आईएएस की है, उसको पढ़ के जाता था। करंट अफेयर के लिए और फिर फाइनली आपका आ गया टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारे लगाता था, विजन आईएएस, फोरम आईएएस, इनको इनको सॉल्व करता था। तो ये मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी थी। अब क्या होता था इसके चक्कर में कि मैं टेस्ट सीरीज़ तो बहुत देता था और ये मैं एडवाइस दूँगा कैंडिडेट को कि जो भी नए कैंडिडेट है, टेस्ट सीरीज़ दीजिए, ढेर सारी दीजिए, उससे आपकी बहुत नॉलेज एनहांस होगी। पर मेरे साथ क्या गलती एक हुई कि इतने टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में मेरा पीवाईक्यू थोड़ा-सा मिस हो रहा था। तो मैं पीवाईक्यूज़ नहीं कर पा रहा था, तो पढ़ाई कर ही रहा था, टेस्ट सीरीज़ लगा रहा था, नॉलेज काफ़ी एनहांस हो गई, एग्ज़ाम में सॉल्व हो रहे थे, पर वो प्योरली नॉलेज के बेसिस पे हो रहता है। प्रीलिम्स ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आप प्योरली नॉलेज के बेसिस पे नहीं सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इधर-उधर से आएँगे। 60-70% क्वेश्चन अननोन ही होंगे, तो उनको नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इतना कि मतलब आप आराम से कट ऑफ कर लो, वो थोड़ा मुश्किल है।
तो थोड़ा आपको यूपीएससी को समझना पड़ता है। मेरे से यही गलती हो रही थी कि चूँकि मैं कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ कर रहा हूँ, कोचिंग के पेपर बना रहा हूँ, कोचिंग का मटेरियल कर रहा हूँ, तो वहाँ तक नॉलेज एनहांस हो रही थी, पर उस पेपर को खुद से कर पाना थोड़ा मुश्किल था। तो जब लगातार ऐसा हुआ कि प्रीलिम्स 1-2 नंबर से रह रहा है हर बार, तो काफ़ी हेल्पलेसनेस सी फीलिंग आने लगी कि मतलब क्या ही कर लूँ, अगले अटेम्प्ट में भी ऐसा क्या कर लूँ? उसके बाद मैंने कुछ-कुछ चेंजेस शुरू किए, तो 2022 का अटेम्प्ट था जब मेरा फॉरेस्ट का भी कट ऑफ निकला। सो उस एग्ज़ाम में ऐसा था कि 88 सिविल सर्विस की कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की, 103 फॉरेस्ट सर्विस की कट ऑफ गई थी और मेरे 120 नंबर आ रहे थे, तो मेरा दोनों क्लियर हो गया। सो मैंने क्या-क्या चेंजेस किए, ये इम्पोर्टेंट है। देखो बेसिक बुक लिस्ट तो मैंने बता दी और वही करंट अफेयर, पीटी 365 टेस्ट सीरीज़ ये सबको पता है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने चेंजेस क्या-क्या किए थे उस अटेम्प्ट में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि नंबर 1 न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ना शुरू किया क्योंकि यूपीएससी किसी कोचिंग के मैगज़ीन से नहीं पूछेगा, यूपीएससी क ऑनगोइंग इवेंट को पूछेगी, न्यूज़पेपर से पूछेगी, तो आपको न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से करना है। और सेकंड मैंने क्या किया कि एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैं पहले ठीक से नहीं कर पा रहा था, उसको मैंने बहुत अच्छे से किया। ऐसा होता है कि आप मान के चलो 5 से 10 क्वेश्चन एंशिएंट मिडिवल से आएँगे हर साल एग्ज़ाम में। पहले मेरे 20-30% क्वेश्चन ही बन पाते थे, अब थोड़ा अच्छे से कर लिया तो अनदर 20-30% बनने लगे। तो थोड़ा-सा एज मिल जाता है 4-5 क्वेश्चन का। इसमें आपको ये समझना है कि क्या बोलते हैं सारे क्वेश्चन कहीं से नहीं बनेंगे, पर एक लिमिटेड सोर्स होना चाहिए जिसको कि आप बार-बार कर सकें। मैं कमेंट में सब एड्रेस करूँगा, बाद में एक बार अपनी स्ट्रैटेजी बता लूँ, ठीक है? फिर मैं कमेंट एड्रेस करता हूँ। प्लीज़ सब तो कमेंट बॉक्स को भरिए मत। अ, सो सो ये हो गई कि एंशिएंट मिडिवल पहले किया। सेकंड मैंने क्या किया कि न्यूज़पेपर में अच्छे से करने लगा करंट अफेयर का। सो वहाँ से थोड़ा मेरे को एज मिल गया। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि शून्य आईएएस की एक मटेरियल आती थी, तो पीटी 365 मेरे पास था ही जो मैं कर रहा था हर साल। शून्य आईएएस का भी करंट अफेयर मटेरियल को मैंने किया। तो 2-2 सोर्सेज़ हो गए तो थोड़ा होलिस्टिकली वो कवर हो गया। और न्यूज़पेपर तो मैं खुद से कर ही रहा था, तो ये 2 सोर्सेज़ हो गए मेरे पास करंट अफेयर के। एंशिएंट मिडिवल अच्छे से कर लिया। उसके बाद शायद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि साइंस एंड टेक के पार्ट को साइंस एंड टेक के पार्ट को तो मैंने किया ही था, मैंने प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से किया। तो इस बार मैंने क्या किया कि अपने अटेम्प्ट को वो क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज़ का अटेम्प्ट को थोड़ा-सा कम किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाना शुरू किया। तो पहले के अटेम्प्ट में मैं वो नहीं कर पा रहा था। सो लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन आपको करने हैं। मैंने क्या किया कि अब मैं 10 साल के क्वेश्चन पेपर की प्रिंट आउट लेकर के आ गया और उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। बार-बार और जो भी वहाँ से सीख सकता था, जो भी एक्स्ट्रा बातें वहाँ पे थी वो मैंने क्वेश्चन पेपर के बगल में ही वहाँ पे बगल में नोट डाउन कर लिया। जो भी आइडियाज़ मुझे आ रहे थे, वो भी वहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो ये आपको करना है वहाँ पे। इसमें आप क्या कर सकते हो कि मेरी यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ हैं। एक आप टाइप करना विद्यांशु सिविल्स डेली प्रीलिम्स 2023 ठीक है? तो वो 2023 का पेपर मैंने वहाँ पे सॉल्व किया हुआ सिविल्स डेली के साथ। और वैसे ही आप टाइप करना विद्यांशु सिविल्स डेली सॉरी यूपीएससी मित्र प्रीलिम्स पेपर 2024। तो यूपीएससी मित्रा के साथ मैंने 2024 का प्रीलिम्स पेपर पूरा सॉल्व करके दिखाया कि कैसे आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझते हो, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उनको कैसे डिकोड करना है। और सिविल्स डेली के साथ मैंने 2023 का पेपर पूरा डिकोड किया हुआ है। तो ये 2 वीडियोज़ आप देखो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि पेपर को कैसे डिकोड करते हैं, कैसे समझा जाता है। तो पीवाईक्यू से क्या होता है ना कि एक तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ में आएंगे कि क्या-क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जैसे हर हर साल वही वो रिवर के क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन कभी मनी बिल पे आ जाएगा, ब्रिटिश एरा के एक्ट पे आ जाएँगे, प्री कॉन्स्टिट्यूशन वाले, तो उनको आप वो आपको समझ में आ जाएगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट थीम्स क्या हैं। सेकंड क्या होगा कि हर एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन एज़ इट इज़ प्रीवियस ईयर से रिपीट हो जाते हैं। तो मेबी वो वर्ड यूपीएससी थोड़ा ट्विस्ट कर दे, सेंटेंस को आगे पीछे कर दे, पर बात मोर और लेस वही रहती है। तो उनको कर लेने से क्या होगा कि 4-5 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट फँसेंगे। इनको अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो आप कॉम्पिटिशन में पीछे हो, अदरवाइज़ बाकी क्वेश्चन गलत भी हों, सही भी हो चलता है, पर ये 4-5 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। सो ये सेकंड चीज़ होगी एंड थर्ड है लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनर। जैसे कि देखो वी हैव फ्रेंड्स वी कैन टेल देम व्हेन दे आर लाइंग व्हेन दे आर नॉट लाइंग व्हेन दे आर बीइंग ऑनेस्ट। जस्ट सिमिलरली वी हैव आवर फैमिली मेंबर्स, हमें पता होता है। सो because we have observed our friend and family, we know their behavior. So the more you solve similarly previous year question paper of UPSC, you will know कि
किस तरह के स्टेटमेंट आर सपोज्ड टू बी राइट, व्हिच काइंड ऑफ स्टेटमेंट आर सपोज्ड टू बी रॉन्ग। आपको फिर वहाँ से यूपीएससी का वो लैंग्वेज समझ में आने लगेगा। सो इवन व्हेन यू आर नॉट वेरी मच फ़ैमिलियर विद अ क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिमांड ऑफ कि मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है या मिसलीडिंग है। सी इन एग्ज़ाम यू एनीवे यू वोंट बी एबल टू आंसर मोर देन 30-35 question with direct knowledge. So for rest of the question you need to understand language of examiner. So यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने करी थी वो थी मैपिंग। सो मैपिंग डजंट ओनली include this thing geography. In mapping you have to do environment as well, in mapping you have to do places in news as well, तो ये तीनों आपको करना है मैपिंग में, ठीक है। और मैपिंग हो गया और लास्ट में मैंने क्या किया कि थोड़े अपने अटेम्प्ट कम किए। पहले मैं 90-95 अटेम्प्ट कर देता था बस इस चक्कर में कि क्या बोलते हैं मेरे अटेम्प्ट बढ़ जाए, पर फिर इस बार मैंने खुद को समझा कि मुझे नेगेटिव मार्किंग थोड़ी कम करनी है। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जो या तो मुझे आते हैं या फिर मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया या जहाँ पे मेरे को रीज़नेबली कुछ लग रहा है कि ये हो सकता है। सो इस तरह से आपको थोड़ा अपना अटेम्प्ट को मैंने रैशनलाइज़ किया। सो 2022 में मैंने 79 अटेम्प्ट किए। 2023 में 78 अटेम्प्ट किए। अभी 2024 में काफ़ी फैक्चुअल पेपर था तो 84 अटेम्प्ट किए। तो मतलब वही 82-85 के बीच मेरा अटेम्प्ट रहता था। तो ये हर कैंडिडेट का अपना-अपना है। मेरा गोल बस ये था कि मेरे को नेगेटिव थोड़ा कम करना है। सो दीज़ वर फ्यू चेंजेस दैट आई मेड इन माय प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्लियर है। और एक सजेशन लास्ट में दूँगा मैं प्रीलिम्स का कि उस दिन काफ़ी कोई आप बर्डन मत कैरी करना एक्सपेक्टेशन का। 2022 में भी जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मैंने कोई बेवजह एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि क्या होगा। मैंने अपने फेलियर को अपने फ़ेवर में रखा। मैंने खुद को ये बोला कि चूँकि हर साल मैं फेल ही हो रहा हूँ, कभी तो प्रीलिम्स निकल नहीं रहा है, तो डरने की क्या बात है, ठीक है, वैसे भी नहीं निकल रहा, एक बार फिर से फेल हो जाएँगे, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे से तो। तो किया था और उस दिन एग्ज़ाम हॉल में पहले 5 क्वेश्चन मेरे से लाइन से नहीं बने, जो 2022 में। तो भी मैंने खुद को यही बोला, बाकी बच्चों की तरफ मैंने एक बार क्लास में देखा और मैंने खुद को यही बोला कि जब मेरे से पहले 5 क्वेश्चन लाइन से नहीं बने, इतने सालों की मेहनत हो गई, 3 साल से ज़रा-ज़रा मार्क्स से रह जा रहा है, प्रीलिम्स 4 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। जब इतने मेहनत के बाद मेरे से ये नहीं बन रहे 5 क्वेश्चन तो बाकी लोगों से क्या बनेंगे? तो मैं घबराया बिल्कुल भी नहीं, मैंने खुद को पॉज़िटिव रखा और वो पॉज़िटिविटी बहुत काम आई। एट द सेम टाइम आपको रियलिस्टिक होना है कि ऐसा नहीं है कि मेरे से प्रीलिम्स क्लियर हो ही जाएगा। तो अभी जैसे 2024 का भी प्रीलिम्स था, मैं ऑलरेडी डैनिक्स में सेलेक्टेड था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सेलेक्टेड था। 2-2 बार सेलेक्ट था, दोनों साल मैंने फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर किया था। जैसे मैंने बताया कि फॉरेस्ट का कट ऑफ सिविल सर्विस का कट ऑफ से भी 15-20 नंबर ऊपर जाती है। तो हो सकता था उस दिन मैं ना बहुत सीना चौड़ा करके घुसता कि मैं तो ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, 2 बार हूँ, मैंने तो फॉरेस्ट का भी कट ऑफ निकाला है। पर ना, मैं उस दिन एग्ज़ाम हॉल में गया बिल्कुल हम्बल होके, इस बात को एक्सेप्ट करके कि हो सकता है मेरा भी ना निकले, चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ। तो मैंने बाहर मेरी मम्मी वेट कर रही थी मेरा, मैंने मम्मी को यही बोला था कि मम्मी आप बाहर किसी गार्जियन को बताना मत एग्ज़ाम हॉल के बाहर कि मेरा बेटा सेलेक्टेड है, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरा फिर से प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं, सीएसई का भी कट ऑफ निकलेगा कि नहीं। सो एग्ज़ाम के इस नेचर को एक्सेप्ट करके जाओ कि बहुत अजीब-सा एग्ज़ाम है, हो सकता है निकले, हो सकता है ना निकले। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने पढ़ाई की, जो आपके हाथ में था वो आपने किया, बाकी यूपीएससी के हाथ में चीज़ें हैं। और अब लास्ट के 3 हफ्ते बचे हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि स्टैटिक के सोर्सेज़ को बार-बार करो, प्रीवियस ईयर बार-बार करो, 10 साल के पेपर को जितने बार कर सकते हो करो, यही मेन स्ट्रैटेजी है प्रीलिम्स की, ठीक है? अब अगर प्रीलिम्स हो गया तो अब मेंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? फिर प्रीलिम्स मेंस हो जाए, फिर ब्रीफली इंटरव्यू की बातें कर लेंगे, उसके बाद जो कमेंट में क्वेश्चन है वो एड्रेस कर लेंगे। सो अगर मेंस की बातें करें तो मेंस में ऐसा है कि मैंने 4 मेंस लिखे हैं, 2 सिविल सर्विस के, 2 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के, और हर बार मेरा मेंस क्लियर हुआ है। एक भी नहीं रुका, 4 मेंस क्लियर किए, 4 इंटरव्यू दिया, 3 बार सिलेक्शन हुआ। सो ऐसा है कि मेंस में आपको ये करना है, सबसे पहले पूरे मेंस के आपके पास ढंग के नोट्स होने चाहिए। तो कैंडिडेट ये गलती ना करें कि आपका प्री नहीं निकल रहा है तो आप फिर अगले साल बैठे हुए हो प्रीलिम्स के लिए ही, कि अगले साल निकलेगा, फिर प्री निकलेगा तो मेंस की तैयारी करेंगे। आपको कंकरेंटली मेंस की तैयारी कर लेनी है। तो मैं क्या करता था कि पास्ट के अटेम्प्ट में जब भी मेरा प्री नहीं भी निकला तो भी मैं मेंस की टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लेता था, मैं मेंस की आंसर राइटिंग करता रहता था। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि जिस साल मेरा एक्चुअल में प्री निकला उस साल मेरी मेंस की तैयारी थी पहले से, और पहला मेंस लिखा, क्लियर हो गया, क्योंकि पास्ट में हर साल मैं लिख ही रहा था, प्रैक्टिस कर ही रहा था। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि मेंस के प्रिपरेशन को आप ना छोड़ें बीच में। इसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि अगे अभी आप प्रीलिम्स दे दो, उसके बाद मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर लो, भले आपकी तैयारी ना हो, वो टेस्ट सीरीज देते-देते ही तैयारी हो जाएगी। नोट्स आप कहाँ से मैनेज करें, तो जैसे शून्य आईएएस की एक बुक आती है,
जीएस की। मैंने तो बस वो बुक खरीद ली थी। तो शून्य आईएएस की 4 मोटी-मोटी बुक आती है मेंस की। वो चारों बुक को आप कर लो एक-एक करके। जीएस 1 की एक मोटी-सी बुक है मेंस की, जीएस 2 की एक मोटी-सी मेंस की बुक है। उन्होंने पूरा सिलेबस ढंग से कवर कर दिया है, नोट्स के फॉर्मेट में, स्टैटिक, करंट अफेयर सब कुछ है। तो जो कैंडिडेट्स अभी नए हैं तैयारी में, उनको मैं यही बोलूँ, वो शून्य की बुक आप चाहो तो खरीद सकते हो। मैंने तो वही किया था, उसको अंडरलाइन करके, हाइलाइट करके, उसी से नोट्स बना के कर लो और मेंस की टेस्ट सीरीज एनरोल कर लो और टेस्ट लिखना शुरू कर दो। ये पहली बात हो गई सिलेबस का कवरेज। सेकंड, न्यूज़पेपर तो करना ही है आपको, और न्यूज़पेपर के साथ-साथ एडिटोरियल्स में आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। एडिटोरियल से बहुत अच्छे-अच्छे कलेक्शंस मिल जाएँगे। तो क्या होता है ना कि अगर आप स्पेशली प्रीलिम्स के बाद 3 महीने का जो टाइम होता है मेंस के लिए, इस 3 महीने में आप एडिटोरियल ढेर सारे पढ़ो। हो सकता है तो 2-3 न्यूज़पेपर के पढ़ो, और उस न्यू एडिटोरियल से आपको बहुत अच्छा-अच्छा डेटा फैक्ट मिल जाएगा। ये डेटा फैक्ट आप जब आंसर में लिखोगे मेंस का, तो वो आपके जीएस की कॉपी को थोड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव देंगे। तो ये आपको दूसरा काम करना है, ठीक है? तो सिलेबस हो गया, ये कंटेंट हो गया। तीसरा आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना है। सो टाइम मैनेजमेंट एज़ इन जो 10 मार्कर क्वेश्चन है उसमें आपको 7 मिनट देना है जीएस में, और जो 10 मार्क 15 मार्कर क्वेश्चन है उसमें आपको 10 मिनट देना है। तो मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 जो 15 मार्कर है वहाँ से शुरू करता था। 10 मिनट ईच देता था। तो क्वेश्चन नंबर 11 से 20 10 क्वेश्चन हो गए, 10 मिनट ईच, तो 100 मिनट हो गए यहाँ पे। और 1-2 क्वेश्चन बीच में ऐसे लंबे होंगे ही, जो या तो क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा, या टफ होगा, या क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट होंगे, या आपको इतने अच्छे से वो आता होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें लिख रहे होंगे। तो वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा उनको। तो आप 10 मिनट कोशिश करोगे, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन बीच में ऐसे फँसे जहाँ आपको 15 मिनट लगेंगे लिखने में। तो ऐसे जब आप 10 मिनट ईच करके कोशिश करोगे कि आप 10 मिनट में लिख लो, तब जाके कहीं वो पेपर 15 मिनट में कंप्लीट हो पाएगा। मतलब 10 मिनट टीच करोगे, हाँ, 2-3 क्वेश्चन 15 मिनट वाले फँसेंगे, तो टोटल 100 मिनट की आप कोशिश करोगे, कहीं 110 मिनट में वो क्वेश्चन नंबर 11 से 20 फिनिश होगा। अब आप 110 मिनट आपने क्वेश्चन नंबर 11 से 20 में लगा दिए, 180 मिनट 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 70 मिनट बचे। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 से 10 पे जाओ, और उसमें 7 मिनट ईच रखता था मैं, और 7 मिनट ईच रख के उसमें भी थोड़ी-सी टाइम स्लिपेज होती ही थी कि लास्ट 1-2 क्वेश्चन बहुत लेंथी होंगे, 1-2 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा, या आपको बहुत सोचना पड़ेगा। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन के लिए मेरे पास ऐसा होता था कि कायदे से 14 मिनट होने चाहिए, 7 मिनट ईच, पर बचते थे 10 ही मिनट लास्ट के 2 क्वेश्चन में। तो लास्ट के 10 मिनट में मैं वो 2 क्वेश्चन लिखता था जहाँ पे मेरे पास सबसे कम कंटेंट होता था, जो अच्छे से नहीं आते थे मुझे। तो इस तरह से टाइम बहुत अच्छे से मेरी मैनेज हो जाती थी। मैंने 4 मेंस लिख के, हर मेंस में, सीएसई के मेंस में 9 पेपर होते हैं, फॉरेस्ट के मेंस में 6 पेपर होते हैं। कभी किसी भी पेपर में मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा, हमेशा मैंने पेपर फिनिश किया है, और वो पेपर फिनिश करना बहुत बड़ी बात हो जाती है मेंस में। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि मेंस में किसी भी क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हर क्वेश्चन को आप सब हेडिंग में डिवाइड कर दो। अगर आपका 10 मार्कर है तो मिनिमम 2 सब हेडिंग रखना है, 15 मार्कर है तो मैक्सिमम 4 सब हेडिंग रखना है, और ऐसा सब हेडिंग में जब आप ब्रेक कर दोगे, और मैं क्या करता था, सब हेडिंग बना-बना करके उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में बीच में डाल देता था। तो उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल दो, तो एग्ज़ामिनर को भी दिख गया कि चलो बच्चे ने हर पार्ट को एड्रेस किया हुआ है, और हर सब हेडिंग के नीचे आप 3-4 पॉइंट लिख दो। तो अगर मान लो कोई 15 मार्कर है, 4 सब हेडिंग आपने बनाए, और हर सब हेडिंग के अंदर आपने 4 पॉइंट लिख दिए, तो टोटल ठीक है, 4 सब हेडिंग स 4 पॉइंट, तो टोटल 15-16 पॉइंट हो गए। अब इसमें से आपको कोशिश करनी है कि 7-8 पॉइंट आपको सब्सटैंशिएट करना है। नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। हर क्वेश्चन में आप जितने ज़्यादा सब हेडिंग और जितने ज़्यादा पॉइंट बना सकते हो, वो अच्छा है। किसी भी पॉइंट को बहुत लंबा नहीं लिखना है। रेदर देन कि एक बहुत लंबा पॉइंट, उससे अच्छा है कि आप 2 छोटे-छोटे पॉइंट बना दो। वो एग्ज़ामिनर के लिए भी ईज़ी होता है, और कोशिश करो कि उस पॉइंट के नीचे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से अपनी बातों को सब्सटैंशिएट कर दो। हर पॉइंट में एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, पर कम से कम 40-50% पॉइंट में एग्ज़ाम्पल से सब्सटैंशिएट करना है, और सब हेडिंग देनी है। और सब हेडिंग और पॉइंट का ही कारण था कि मैं पेपर टाइम पे फिनिश कर पाया। जैसे कि कोई सब हेडिंग है, अब उसके नीचे मेरे को 5 पॉइंट आते हैं, पर मैंने घड़ी में देखा कि अब ये क्वेश्चन में जो मुझे 10 मिनट देने थे, मेरा टाइम कम पड़ रहा है। 8 मिनट ऑलरेडी हो गए, मैं कंक्लूजन तक नहीं पहुँचा हूँ। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा पॉइंट कर्टेल कर देता था। कहीं मेरे पास 5 पॉइंट हैं भी, तो मैं 4 पॉइंट लिख के ही आगे बढ़ जाता था, क्योंकि पेपर टाइम पे फिनिश करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरी बेसिक सी अप्रोच थी सारे जीएस पेपर को लेके। और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेस्ट सीरीज़ जितने दे सकते हो, तो इसमें भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेंस के बना सकते हो तो बनाओ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ओनली आईएएस और शून्य आईएएस दोनों ने मेंस के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर को सॉल्व करके बनाया हुआ है। तो जो लोग अभी तैयारी शुरू करें, आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। उन्होंने सॉल्व किया ही हुआ है पीवाईक्यू, आप
उसी क्वेश्चन को पढ़ो, उनकी उन्हीं सॉल्यूशन को देखो, देख-देख के आंसर समझो कि आंसर कैसे लिखते हैं और उनको बार-बार प्रैक्टिस करो। देखो आप अगर 10 साल का पीवाईक्यू मेंस का कर लोगे ना, 50% क्वेश्चन मेंस में रिपीट हो जाएँगे ऑलमोस्ट। मे बी एग्ज़ैक्ट वर्ड टू वर्ड ना हो तो सेम थीम, सेम आंसर, सेम कंटेंट रहेगा, वो थोड़ा-सा उसको अपग्रेड कर देंगे पर सिलेबस उसी पार्ट से होगा। तो 10 साल के अगर मेंस का आप पेपर कर लेते हो तो बहुत एडवांटेज है यहाँ पे। और वैसे ही टेस्ट सीरीज़ कर लेना है, आंसर लिखने का सब तरीका मैंने बता ही दिया। इंट्रोडक्शन में आपको कुछ नहीं तो कोई डेफिनिशन लिख दो, कोई कमिटी लिख दो, कोई रिपोर्ट वगैरह से आप इंट्रोड्यूस कर दो। कंक्लूजन में कुछ नहीं समझ में आता तो कंक्लूजन में रिलेवेंस लिख दो। लेट अस से कि अगर कोई क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे है, तो ये आप लिख सकते हो कि India is aspiring to be a Viksit Bharat by 2047, but with 23% population under multidimensional poverty, this challenge is severely threatened. Hence, we should pay attention to it. ऐसे ऐसे तो रिलेवेंस बस लिख दो उस टॉपिक का। तो यही है, जीएस में आपको बहुत कुछ नहीं करना है। लिमिटेड कंटेंट, शून्य की बुक मैंने पढ़ी थी, मीन्स 365 की बुक, टाइम मैनेजमेंट, सब हेडिंग, एडिटोरियल, यही सब करना है आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है। अगर मैं पेपर वाइज कुछ एक्स्ट्रा बताऊं जैसे मैंने क्या क्या किया था, तो जैसे जीएस वन में हिस्ट्री आती है, तो हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वही हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए मैंने बालियान सर के यहाँ कोचिंग की थी हिस्ट्री के, तो बालियान सर के नोट्स हो गए। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी बालियान सर के नोट्स हो गए और मेरे प्रीलिम्स के आर्ट आर्ट एंड कल्चर के जो नोट्स थे, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के, वो हो गए। हिस्ट्री में तो बस इतना ही था। पॉल ज्योग्राफी में शून्य आईएएस की जो जीएस वन की बुक है मीन्स की, वो वाली थी। सोसाइटी में अगेन शून्य आईएएस के जीएस वन की बुक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जीएस टू में अगर आते हैं तो मैंने शुभ्रा मैम के यहाँ पे जीएस टू मेंस जीएस टू की कोचिंग की थी, तो उनके नोट्स प्लस वही अगेन शून्य आईएएस की मेंस जीएस टू की बुक प्लस मेंस 365 करंट अफेयर वगैरह और कुछ कोर्ट के जजमेंट वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, ये सब आपको तैयार रखना है। जीएस थ्री में मोस्टली शून्य आईएएस की बुक, मेंस 365 की बुक, विजन आईएएस की, और न्यूज़पेपर एडिटोरियल कंपाइलेशन, और कुछ भी नहीं। और जीएस फोर के लिए मैंने अंसारी सर, लुकमान आईएएस में अंसारी सर हैं, उनके मैंने नोट्स किए थे, प्लस ओनली आईएएस की प्रहार बुक से कुछ कुछ वैल्यू एडिशन किया था। तो ये मेरे मोस्टली सोर्सेज थे। और एक बात मैं बोलूँगा कि आप फोकस जितना आप लिमिटेड कंटेंट को बार-बार पढ़ोगे और उसको बार-बार प्रैक्टिस करोगे, वही आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। आजकल बाज़ार में ये चल रहा है कि फ्लो चार्ट बना दो, डायग्राम बना दो, मैप बना दो, यार वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। अगर उससे कुछ हो रहा है तो ठीक है, पर उस बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलता। मार्क्स इस बेसिस पे मिलता है कि आपने क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस किया है कि नहीं। तो आप पहला फोकस इस पे करो। और इस बार जैसे जीएस वन में लोगों के यूजुअली 70s 80s में मार्क्स आए हैं, मेरे 122 नंबर आए हैं जीएस वन में। मतलब कहाँ 70 80, कहाँ 122। मैंने कुछ ऐसा मैजिकल नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं किया था, बस लिख पाया था। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है। हम्म, ठीक है। सो मीन्स की यही मेरी स्ट्रेटजी थी लार्जली। ऑप्शनल डिस्कस अभी नहीं करेंगे क्योंकि हर किसी का ऑप्शनल अलग होता है, तो जीएस में यही अलग था। अब मैं एक बार इंटरव्यू का डिस्कस कर लेता हूँ ब्रीफली।